अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अतुल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ीनत सरफराज। नया हफ्ता, नया हफ्ते का आगाज़ और एंश्योर कि आपके दिन का आगाज़, आपके हफ्ते का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत प्यारा हुआ होगा। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप घर में उठते हो, अपने पेरेंट्स का चेहरा देखते हो और अपने वालिदैन का चेहरा देख के अगर उनके चेहरे पे एक सुकून भरी स्माइल हो, मुस्कुराहट हो, तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग, कोई और नेमत नहीं है। और अगर आपके पेरेंट्स आपको सहलाते हैं और आपसे प्यार से और आपके लिए एक बड़ा ही एक सुकून भरे लम्हात आपको देते हैं, तो दैट्स मीन कि वो आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। और उनको खुशी, उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़े एक्स्ट्रा, तो ज़रूर किया करें। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ हमारा वक्त चाहिए होता है, हमारी मोहब्बत चाहिए होती है। ये दुनिया का वो खूबसूरत तरीन रिश्ता है जिसमें किसी भी तरह की कोई लालच, किसी भी तरह का कोई मतलब या गर्ज छुपी हुई नहीं होती है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनकी ज़रूर कदर करें, उनसे ज़रूर मोहब्बत करें, उनकी दुआओं के साए में घर से बाहर निकले। फिर देखिएगा कैसे चुटकियों में आपका काम बन जाएगा और आपके दिन भर की जितनी रूटीन होती है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर होती है, उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए आपको एक बहुत सुपर पावर मिल जाती है। और जब घर आप थके हारे लौट कर जाते हैं और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होता है, तो उससे भी आपका एकदम से स्ट्रेस सारा रिलीज हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाती है, एकदम से यू फील लाइट। तो ये ज़िंदगी के वो छोटे छोटे खूबसूरत हसीन लम्हात हैं जिन्हें अक्सर औकात हम मसरूफियत के बायस या किसी न किसी परेशानी या अपनी इरिटेशन की वजह से मिस कर देते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अगर आपके पास अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग पेरेंट्स की सूरत में मौजूद है तो उनकी ज़रूर कदर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, आपकी ज़िंदगी को इसी तरह से खूबसूरत और हसीन रखे। और मौसम तो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता ही है। मौसम का बहुत दारोमदार जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत दारोमदार मौसम पर होता है। तो मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी तो नहीं है, लेकिन इतना टेम्परेचर के बावजूद मौसम में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है दिन के औकात में। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम बदल रहा है तो मौसम की तब्दीलियां रूनमा होना शुरू हो गई हैं, जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और मेरा भी आज थोड़ा सा गला ख़राब है। तो इस वजह से मुझे फील हुआ कि नहीं, वाकई हमें लग रहा होता है कि मौसम में अभी भी गर्माइश है, गर्मी है, तो हम बेदहाली में ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मौसम की तब्दीली और इसके असरार से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो पूरा विंटर्स आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर कहीं दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो अपने व्हीकल की मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें। मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सुबह सवेरे से ही हमें स्मोक महसूस होती है, तो स्मोक के खतरात से और इसके असरात से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें अपने सर और चेहरे को अच्छे से लपेटें, ताकि आप सांस के जरिए इनहेल करके स्मोक के असरात की वजह से आपकी तबीयत खराब नहीं हो। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर पानी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी सेहत किसी भी तौर पर ख़राब नहीं हो सके। और बहुत सारा हमारे जब भी मौसम की तब्दीलियाँ आती हैं तो इसका असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी जाता है, फसलों पर जाता है। स्मोक है तो स्मोक से आजकल अपनी फसलों को बचाना भी बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी उन्हें फसल की उगाई करनी होती है, तो खाद, बीज, इस लिहाज से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जिसके लिए किसान कार्ड का इजरा करना था, लेकिन वो तो अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया। उस तरह से किसानों को किसान कार्ड के चलते हुए सहूलियात नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया गया है, जिसके चलते हुए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा होने वाली हैं। किसान फी एकड़ ज़मीन पर 30,000 तक का कर्ज ले सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस कर्ज पे आपको कोई भी सूद अदा नहीं करना है। इसमें मजीद किस तरह की मराहत या मजीद किस तरह की सहूलियात या फ़ायदे किसान उठा सकेंगे लाइव स्टॉक कार्ड से, इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्ड का क्या मकसद है, कितने इनिशियली इब्तदाई तौर पर कितने कार्ड्स का इजरा किया गया है और किसान इससे किस तरह से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकेंगे, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि शहर फैसलाबाद में बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के मुकाबले रखे जा रहे हैं, या मौसम की तब्दीली क्या खेलों में भी कुछ तब्दीली लेकर आई है या नहीं। इस हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान और स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम दोनों खैरियत से हैं?
अब्दुल रहमान, जिस तरह से मैंने बताया कि किसान कार्ड वाला तो अनाउंसमेंट हुई, किसानों तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये तो एक अलग मामला था, लेकिन इसी दौरान में अब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा हुआ है, जिसके चलते हुए जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें आप किसान बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। एक तो ये क्लॉज इसमें शामिल है, इस पर अगर आपको कर्ज लिया और सूद नहीं देना पड़ा तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके अलावा और कौन से लाइव स्टॉक कार्ड के फायदे हो सकते हैं जिससे किसान मुस्तफीद होगा आने वाले दिनों में? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, हुकूमत पंजाब ने किसानों के लिए किसान कार्ड और लाइव स्टॉक कार्ड मुतारफ करवाए हैं। दोनों ही अभी जो है वो अपने इनिशियल फेजेस में चल रहे हैं। तो इसमें किसान कार्ड में वो बीज ले सकेगा, खाद ले सकेगा, इसके अलावा फसलों की स्प्रे है या ज़राई जहर ले सकेगा। लाइव स्टॉक कार्ड में उसमें जो जानवरों को डालने के लिए चारा जात, साइलेज, बंडा और इस तरह की जो मवेशियों के लिए अद्वियात वगैरह वो ले सकेगा। 6 महीने का टाइम दिया गया होगा कि वो 6 महीनों में उसने पेमेंट करनी होगी। 6 महीने बगैर सूद के वो इस्तेमाल कर सकेगा। फिर उसके बाद अगर वो लेट करेगा तो फिर उसको जुर्माना आयद होगा, वरना वही पेमेंट जो यूज़ करेगा। तो उसमें किसानों के लिए अच्छी चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे जो गिले सामने आते थे कि उनके पास पैसे नहीं होते, बर वक्त खाद नहीं मिलती, बर वक्त उनको बीज नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें अब उनको बर वक्त कार्ड पे मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक। सेम यही सूरत हाल होगी कि वो जब चारा नहीं होगा तो वो साइलेज जो है वो उनको दे सकेगा उधार पे लेके, कार्ड पे लेके, और इसी तरह से खल, वंडा, दूसरी चीज़ें वो कार्ड पे लेगा। तो इसका लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा होता है कि लोग जैसे अभी फ़र्ज़ करें कि अभी लेते हैं कार्ड, अभी गंदम की फसल है उसके लिए खाद और बीज इस्तेमाल कर लेते हैं। जानवरों के लिए सर्दियां आने वाली हैं तो वो अपने चारे का, वनडे का दूसरी अरेंजमेंट्स करते हैं और पैसे जाके मई जून में दे देंगे। तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो कट्टा पाल स्कीम से फ़ायदा उठा लें, बछड़े पाल लें। इसके लिए शराइत भी हुकूमत ने रखी हुई है कि जो लाइव स्टॉक कार्ड बनाना चाहता है उसके पास 5 कट्टे या बछड़े होने चाहिए, 5 मवेशी हों तो वो कार्ड बनाने का अहल है। फिर उसको इस 5 मवेशियों के लिए वंडा, दीगर चीज़ें वो कार्ड पे मिल सकेंगी। तो इससे देखें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो किसानों की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है इसमें, कितने किसान मौजूद है, कितने मवेशी पालने वाले मौजूद हैं, किस तरह के कारोबार किए जा रहे हैं, कितने हमारे पास फार्मिंग हो रही है। इसको कल को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो डाटा हमारे पास होगा। तो इस तरीके से बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए ये सारे पैसे उनको शिफ्ट होंगे और वो आगे देंगे। तो ये हुकूमत जो ये मामूली रकमें होती हैं, ज़्यादा रकम हुकूमत के लिए तो नहीं होती ना। किसानों के लिए तो 30,000 बड़ी रकम है, हुकूमत के लिए नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा किसानों के लिए बहुत बड़ा होता है कि उसकी फसल अगर उगेती हो जाती है, उसको चारे की कमी पूरी हो जाती है तो वो डबल प्रॉफिट कमाने के करीब होता है। हुकूमत को ये है कि उसका डाटा मुफ्त में इकट्ठा हो रहा है कि कितने किसान हैं, क्या वो फसल उगा रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं, कैनोला उगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, खाद कितनी इस्तेमाल हो रही है, उसका आउटपुट क्या है, और इसी तरह से मवेशी कितने पाले जा रहे हैं, कट्टे कितने हैं, बछड़े कितने हैं। और कल को अगर प्लान बनता है कि इनको एक्सपोर्ट किया जाना तो वो एग्जैक्ट डाटा हमारे पास मौजूद होगा। क्योंकि ये सारी डाटा की गेम होती है कि अगर आपने किसी को रिलीफ देना है तो आपके पास एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए कि ये इतने लोग हैं और इतना रिलीफ बनता है। क्योंकि माजी में आपने देखा होगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड या दीगर कार्ड्स में सबसे ज़्यादा डाटा के हवाले से जो है वो फैक्चुअल डिस्टार्शन की जाती है कि डाटा कम शो किया जाता है या ज़्यादा शो किया जाता, तो उसमें हकदारों के पास हक नहीं रह जाता, तो 2 नंबर लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। जब हुकूमत के पास एग्जैक्ट डाटा आता है तो फिर उसकी मद पे लोगों को रिलीफ देना भी मुमकिन रहता है। और ये सारी डाटा की गेम होती है कि फसलें कितनी हो रही हैं, कितनी ज़रूरत है, गंदम कितनी है, कितनी हमारी ज़रूरत है, कितनी उसको बढ़ाना है, और कितने किसान मौजूद है जिनको मदद की ज़रूरत है या जिनको बीज सस्ता या खाद की ज़रूरत है, तो उनको वो देकर अपना बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया गया है ताकि किसानों के लिए सहूलत हो सके, 6 माह तक बिला सूद कर्ज से वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से ज़राअत में तो ये खुशगवार तब्दीली है जो किसानों को सपोर्ट करेगी। लेकिन खेलों के मैदान में किस तरह की खबरें हैं, खेलों के मैदान में क्या कोई तब्दीली आई है या नहीं? अरसलान, आने वाले दिनों में क्या जितने भी हमारे यंगस्टर और हमारे न्यू कमर्स प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं या किस तरह की सूरत हाल चल रही है? खेलों के मैदान से क्या खबरें हैं? अच्छी खबरें हैं। अच्छा, अच्छी खबरें हैं, दैट्स रियली ग्रेट। जी, क्योंकि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे मुकाबले जात शुरू होने लगे हैं। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्क्वॉश और तमाम तर जितने भी इंडोर आउटडोर गेम्स है वो सारे होंगे। खेलता पंजाब का फाइनली आगाज़ होने जा रहा है फ्रॉम 1 नवंबर
और इसी तरह ये 13 तक रहेंगे, फिर 13 के बाद जो डिवीजन लेवल के मुकाबले हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो एक 14-15 दिन की भरपूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें गेमें खेलने को देखने को मिलेंगी, और इसी तरह फिर उसके बाद डिवीजन लेवल पे भी मिलेंगी। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन जो वो शुरू हुई थी, वो फिर प्रोसेस रुका, फिर शुरू हुआ, और फाइनली अच्छी खबरें ये हैं कि ये शुरू हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट लोग भी करवा सकते थे, बहुत सारे जो तलबा व तालिबात हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। फिर जो ऑलरेडी एकेडमीज़ थी, क्लब्स थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो एक अच्छा फिगर देखने को आया है बोर्ड पे कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इवन दैट हमारे जर्नलिस्ट की भी एक टीम है जिसने टेप पाल चैंपियनशिप जो कि खेलता पंजाब के तहत होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है कि सभी हर एज का बंदा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, और ये पूरे 1 मंथ तक चलेंगी। और ये यूथ अफेयर्स पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब देख रहा है, फिर यहाँ पर हमारा जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है वो देखेगा। तो एक अच्छा देखने को मिलेगा हमें खेल, और ये सारे के सारे मैचेस जो हैं ये सारे अल फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होंगे, जहाँ पर पहली फैसिलिटीज़ का थोड़ा बहुत मसला था, लेकिन देखते हैं कि इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस में फैसिलिटीज का मसला था उसको हल करने की तरफ तवज्जो की जा रही है या नहीं? इस कंपटीशन के स्टार्ट होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, और जैसे 1 नवंबर में आपने कहा है कि ये स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट वीक में, तो उससे पहले क्या तैयारियां की जा रही हैं ताकि आने वालों को बहुत बेहतरीन नहीं लेकिन एटलीस्ट बेहतर माहौल दिया जा सके कंपटीशन के लिए? देखिए, जो बड़ी तब्दीली है ना कि अब पूरा का पूरा कम्प्लेक्स ही आप तोड़ के फिर नया जोड़ने, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो खैर कोई विजनरी लोग ही कर सकते हैं, तो ऐसा कोई विजन नजर आया नहीं है सच स्पोर्ट्स को लेकर पंजाब हुकूमत का। बट अच्छी चीज़ ये है कि चलो उन्होंने एट द एंड एक प्रोग्राम लेके आया खेलता पंजाब, जिससे चलो बहुत सारे तहसील लेवल पे, ये सिर्फ फैसलाबाद की बात कर रहा, अगर फैसलाबाद की तहसीलों की बात की जाए तो वहाँ पर भी ये खेल होगा, और उससे जो मलिका मुज़ाफ़ाती गांव है, गांव के लोग भी खेलेंगे, तो पूरा पंजाब खेलता दिखाई देगा, पूरा फैसलाबाद खेलता दिखाई देगा, पूरी फैसलाबाद डिवीजन खेलती दिखाई देगी। अगर ये हम कहें कि खेलता पंजाब का बाकायदा सिलसिला और आगाज होने जा रहा है तो ये गलत नहीं है, और हम ये भी साथ में दुआ करते हैं कि ये सिलसिला रुके नहीं, क्योंकि ये सिलसिला ये नहीं कि सिर्फ एक कंपटीशन हुआ और उसके बाद खेलता पंजाब में फिर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही इसरान आने वाले टाइम में प्रोफेशनली प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करवाएं और उसके बाद उसका कोई स्कोप नहीं हो। एटलीस्ट जो लोग इसमें पैशनेटेड हैं उनके लिए रोजगार भी होना चाहिए, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए एज करियर, ताकि वो इसको परस्यू कर सकें। और बहुत सारे प्लेयर्स को इस तरह के मौके, इस तरह के चांसेस चाहिए होते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पे वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर अपने लिए एक जगह बना सके। तो खेलता पंजाब के थ्रू आई होप कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को हर तरह की कैटेगरी में, हर तरह के खेल में बहुत शाइन, बहुत ब्राइट और बहुत सक्सेसफुल प्लेयर्स मिल सके। गुफ्तगू के साथ वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों को हमारे आम जितने भी घरों के छोटे छोटे से काम होते हैं वो भी करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यूसेज के हवाले से अगर हम बात करें तो यूनियन काउंसिल के पहले एक तो निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल नहीं पा रहा, लेकिन अभी उनका सर्वर डाउन होने की वजह से पैदाइश और अमात से रिलेटेड जितनी भी सर्टिफिकेट का इजरा है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और जितने भी यूसी सेक्टर्स हैं उन्होंने सारे का सारा ब्लेम उठा के लोकल गवर्नमेंट पे डाल दिया है। तो ये ब्लेम गेम का जो सिलसिला चल रहा है अब्दुल रहमान, इससे लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं उनका ये कहना है कि लिंक ही डाउनलोड नहीं होगा तो सर्टिफिकेट का इजरा कैसे हो सकेगा। तो ये मसला किसका है, कौन इस मसले को हल करेगा, और इस मसले के चलते हुए शहरियों को किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? जीनत, देखिए ये बड़ा अहम मसला है, स्पेशली जहाँ पे भी लिंक का मसला है। ये लैंड रिकॉर्ड सेंटर हो गया, नादरा दफ्तर हो गए, यूनियन कौंसिल दफ्तर हो गए, तो ये बहुत बड़ा इशू बन के सामने आता है। हम कंप्यूटराइजेशन की जानब जाते हैं कि सारा डाटा हमारा कंप्यूटराइज्ड हो जाए, मसला ये बनता है कि लिंक डाउन होता है और उसके बाद सारा कुछ आराम से गिर जाता है। लोग फिर कहते हैं कि इससे बेहतर मैनुअल सिस्टम था कि जिसमें जब भी आते थे उनको सर्विसेज मिल जाती थी। अब लिंक डाउन हो या ना हो, जब सेक्रेटरी का काम करने को दिल नहीं करता तो वो साहिल को कह देता लिंक डाउन है, तो साहिल बेचारे के पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि लिंक अप है या डाउन है, या पैसे दे के काम होगा या कैसे होगा। नादरा में आए दिन ये प्रैक्टिस रहती है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर में आए दिन लिंक डाउन रहता है।
तो ये समझ नहीं आती कि हुकूमत कौन से सर्वर इस्तेमाल कर रही है कि जो मुसलसल अपग्रेड नहीं किए जाते, या फिर उनके मुलाजमिन की नाअहली होती है कि ये सारी सर्विसेज रोकी रहती हैं। अब कोई बेचारा टाइम निकाल के आता है, यूसी दफ्तर में धक्के खाता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका काम आज नहीं होगा, कल होगा। वो फिर दिहाड़ी तोड़ के आएगा, तो उसके बाद ये पैसे लेके जब वो बना देंगे, लेकिन जब भी मेरिट पे बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा। नादरा में लोग आते हैं, वहाँ पर भी यही मसला होता है। लोग अपना जो थंब वेरीफाई करवाना चाहते हैं, कहीं भी बायोमेट्रिक का जो सिलसिला है वो उस पर पता चलता है कि आपका जो है वो अंगूठा वेरीफाई होगा, फिर नादरा दफ्तर जाएंगे। मतलब जहाँ कहीं भी ये ऑनलाइन में डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश भी की गई है, उसको हमारे अमले की नाकामी या हमारा सिस्टम ऐसा स्लो है या वो नहीं बर वक्त वेरीफाई कर पाता कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अक्सर ये मसला बनता था, एहसास प्रोग्राम में मसला बनता था। लोग बायोमेट्रिक करते हैं, उनके अंगूठे मिलते नहीं हैं, मैच नहीं होते, फिर वो जाते हैं नादरा दफ्तर, एक दिहाड़ी उधर ज़ाया करते हैं, फिर वेरीफाई करवा के वापस आते हैं। एयरपोर्ट पे अक्सर ये मसला बना होता है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके अंगूठे वेरीफाई नहीं होते। तो ये हुकूमत अगर इसको डिजिटलाइज करना ही चाहती है तो लोगों के लिए आसानी पैदा करे कि हम देखिए, मोबाइल पे किसी को नहीं मसला बनता ना कि आप मोबाइल पे आप लॉग करते हैं तो वो फौरी स्कैन कर लेता। कभी नहीं हुआ कि मोबाइल पे आपको वापस नादरा जाना पड़ा हो कि अब मैं अंगूठा वेरीफाई करवाना है। तो आखिर ये सरकारी डिपार्टमेंट्स की नाअहली है या जानबूझ के इनका ये डिलेइंग टैक्टिक्स है? ये सेक्टी लोकल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, नादरा ऑफिशियल्स को भी देखना चाहिए कि बार बार जो रुकावटें आती हैं उसकी हकीकी वजूहात क्या हैं। क्या इनका काम करने को दिल नहीं करता तो वो डाउन का बहाना लगा देते हैं? ये जेन्युइन अगर मसला है तो फिर उसका हल निकाला जाए। वेरीफाई नहीं हुआ है कि ये एक्चुअल मसला है या नहीं। अरसान, आप इसमें कुछ मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि ये तो शहरी सतह पे ये है ना कि आपने अगर अपना कोई डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड करवानी है, डेट ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट लेना है, जो दही इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत ही मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने किया क्या होता है, जो सेक्रेटरी वो तो आते ही नहीं है ना। अच्छा। उसके पास होती है कि 2-3 यूनियन काउंसिल उसके एक सेक्रेटरी के पास होती है। अब एक दिन एक जगह सिर्फ एक दिन उसने आना होता है, और एक दिन भी उसने क्या करना होता है, बाकी दिनों में जो गेट कीपर उसको बिठाया होता है उधर, और उसको ना पढ़ना आता होता है ना लिखना आता होता है। मेरे अपने साथ जो वाकया पेश है मैं आपको वो बता दूं कि जब मैं पहुंचा तो फिर मैंने तो उसकी अच्छी खासी किया क्या उसने, मैंने वो सारा फॉर्म लिखा, वो एक फॉर्म देते हैं पहले फिल करने के लिए। ठीक है। अब मेरे वालिद साहब को मैं उनका भांजा बन गया हूँ उस फॉर्म के मुताबिक जो डेथ सर्टिफिकेट है, और उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो उन्होंने 3 महीने पहले लिख दी। अब उस बंदे को लिखना तक नहीं आता था, पढ़ना तक नहीं आता था, जिसने वो सारा फॉर्म फिल किया। अब उसने किसी बच्चे को बिठाया साथ और उससे दे के वो सारा फॉर्म, वो अभी तक रोला चल रहा है। वो कहता है जी आपको मैं अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ। अब वैसे उसका एक हल है। तमाम इंसिडेंट को कितना टाइम हो गया? इसको अब तकरीबन 8 माह हो गए और वो घुमाई जा रहे हैं। एक डेथ सर्टिफिकेट उसके लिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं। ये गाँव की सूरत हाल में आपको बता, जो मेरे साथ खुद हुआ है। अब यहाँ पर तो शहर है, यहाँ पर तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइजेशन उसको मजीद बेहतर होना चाहिए। अब जैसे अभी रहमान भाई कह रहे थे कि हम मोबाइल पे स्कैन करते हैं, फौरन अंगूठा स्कैन हो जाता है, और वही जो है वो इनकी जो डिवाइसेस होती हैं, अब इनकी वो डिवाइसेस पता नहीं 50-100 साल पहले की डिवाइसेस। पूरी सूरत हाल में जैसे कि अरसलान भी है, अरसलान के पास तो चले कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे, कोई ना कोई तरीकेकार है वो हल निकाल लेंगे। आम शहरी कहाँ पे जाके अपना माथा पीटे, वो कहाँ पे जाके शिकायत करे, क्योंकि अगर कोई अपने काम ही सही अंदाज से नहीं करेगा, लोकल गवर्नमेंट की भी उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो शहरी फिर कहाँ पे जाएंगे अपनी परेशानी को लेकर? उनको अपनी परेशानी का हल कैसे मिलेगा? अच्छा जीनत, मजे की बात है कि गलती अरसलान की है, ये यूसी सेक्रेटरी की, इसको दोबारा फीस अदा करनी पड़ेगी। वो फीस पहले से ज्यादा होगी जुर्माने के साथ। नादरा में आपका आईडी कार्ड गलत बन जाता है, वो चाहे जिसका भी कसूर है, आप अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है और ये गलती हो गई है, तो फिर उसके बाद दोबारा नई फीस के साथ बनेगा और वो विद फाइन देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो फिर फाइन भी होगा और अखबार में इश्तिहार भी होगा कि ये हकीकत ये है, ये गलती हुई है। यानी कि ये सरकारी काम है कि इसमें जिसकी भी गलती है पैसे शहरी को ही भरने हैं। हाँ जी। तो ये दूसरा जो बात है कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बैठता है, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बैठता है, उसके नीचे यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज हैं, 346 यूसीज हैं। तो वहाँ पर जब भी चले जाएं अक्सर ये मसला बना होता है कि जैसे पिछले दिनों में केस चल रहा था, किसी लड़के से मर्डर हो गया। अच्छा। तो वो उन्होंने उसको 18 साल की बजाय 16 साल का सर्टिफिकेट दे दिया ताकि उसको वो कैपिटल पनिशमेंट ना हो। प्रॉपर्टी का मसला होता है, कोई बंदा मर जाता है
तो उसकी अगर 2 शादियां हों तो जो अप्रोच वाली बीवी है वो जाके दूसरी को तलाक दिलवा देती है पिछली डेटों में। अब वो साबित करते रहे अब ये कि आप 5-7 हज़ार में ये प्रोसेस हो हाँ, जाता है हाँ। और देखें पूरी की पूरे और ये वो कॉन्फ्लिक्ट बनते सेंसिटिव हैं। इश्यूज हैं जो कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। अगर आप 5-6-7 हज़ार की इवज इस तरह की कोई घपला करते हो तो वो तो पूरी मतलब लाइफ टाइम, जैसे कि 8 माह का तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल अरसलान है। इसी तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो कि साल साल इन्हीं मसलों में पड़े, इन्हीं रोलों में पड़े रहते होंगे। तो ये तमाम तरीकेकार को मुनज़्ज़म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या इसमें इकदाम होने चाहिए, कैसे वो यूसेज के सिस्टम को बेहतर बना सकती है? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में मशहूर होता है कि अफसर जो तनख्वाह है ना वो दफ्तर आने की लेता है, काम करने के वो पैसे लेता है अलग से ना। वो तनख्वाह उसकी बस आके हाजिरी ऑफिस लगाने आके हाजिरी के लिए बस होती वो है। पूरी हो जाती है, बाकी उसने पैसे लेने हैं। तो ये हल कोई नहीं करना चाहता इसको। सारे 300 इंक्वायरीज इनकी लगी होती हैं। सरकारी मुलाजिम को नौकरी से निकालना इतना बड़ा मसला है ना कि उससे वो आसान समझते हैं कि नए बंदे भर्ती कर लिए, इतना मुश्किल होता है। उसको निकाला जाता है, वो अदालत से स्टे ले लेता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। इतनी इसको वो पक्का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है सरकारी मुलाजिम को जॉब से बचाना। कभी नहीं सुना गया होगा कि किसी अफसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है। हमेशा छोटे मोटे लेवल पे इंक्वायरीज होती हैं। बड़ा कोई मसला बन जाए तो उसके बाद पता चलता है कि जूनियर क्लर्क मुअत्तल हो गया, तो 2 सालों बाद वो भी बहाल हो जाता है। अभी यहाँ पर मजे की बात कि कौमी असम्बली में कोई मसला बना था कि वो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने सार्जेंट को मुअत्तल कर दिया। सही। मतलब ये हमारा अलमिया है कि गलती डिप्टी कमिश्नर की हो तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो सबसे कम ओहदे पे बैठा है, कोई 3-5वें स्केल पे बैठा बंदा होगा ना, वो सस्पेंड हो जाएगा। हाँ। और वो भी साल 6 महीने बाद बहाल हो जाएगा और विद अपनी पे फिर वो उधर ही लग जाएगा। सही। बगैर तनख्वाहों के, बगैर जो यहाँ पर रिटायर हुए बंदे वो डीसी ऑफिस में तैनात होते हैं। कि यहाँ पर एक पिछले दिनों एक सवाती था, उसका बड़ा शोरा रहा है कि वो मुलाजिम भी नहीं था लेकिन वो डीसी ऑफिस में ही मौजूद रहता है। तो ऐसे बंदे होते हैं, प्राइवेट बंदे होते हैं जो उधर बैठ के पैसे पकड़ रहे होते हैं। यूसी सर्टिफिकेट आपने कोई भी तो बनाना फिर है। ऐसे सूरत हाल में हमारे पास क्या ऑथेंटिसिटी है कि अच्छा ये रेलिवेंट और वाकई ही ये ड्यूटी पर रखा गया बंदा है जो कि ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, आप पैसे देते हो। हमारे यहाँ भी ये शहरियों की भी गलती है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस मिल रही है तो काम जल्दी करवाने के चक्कर में हमने सामने वाले ऑफिसर को पैसों पे लगा दिया है कि ये थोड़े बहुत आपकी जेब गर्म की और उसके बाद हमारा काम जल्दी हो जाए। ये जल्दी के कामों में ये सिलसिला इस तरह से चल निकला है और कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगी सदियों से, माजी से चलता आ रहा है कि आप सामने वाले बैठे हुए सरकारी ऑफिसर की जेब गर्म करते अपना काम जल्दी करवाने के लिए। वो मसला किसी और ऐसे अफराद के लिए भी बनता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है और फिर क्योंकि ऑफिसर्स को वो आदत पड़ी होती है तो वो बिना पैसे लिए आपका काम नहीं करते। अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई कि काम हो ही नहीं रहा है। तो इस मसले का हल क्या है? फिर मसले का हल तो कहीं नहीं है, मसले के बाद मसले पे मसला, ये तो वही सिलसिला चलता चला जाएगा। अच्छा, ये ऑफिसर्स लेवल पे हो ना तो फिर भी चले समझ आती है। ये तो बिल्कुल जब बच्चा पैदा हाँ। होता है तो उसकी मिठाई देनी है यूसी सेक्रेटरी को ना, वरना नाराज नहीं होगा। अगर कोई मरता है तो यहाँ पर कब्र खरीदनी पड़ती है गोरकन से ना, पैसे दे के 5-10 हज़ार रुपया दे के, क्योंकि कब्रें खत्म हो चुकी हैं। अगर आप जाके कब्र देखते हैं कि कहाँ पे है तो जगह नहीं मिलेगी। जब उसको पैसे देंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी कब्र के ऊपर आपको भी जगह बना देगा कि यहाँ पे दफना लें। ये मसला बना हुआ है कि मरने से लेकर पैदा होने तक हर जगह के ये पैसे देने। मतलब आपका जीना मरना भी अब पैसों के साथ ही है। आपके पास पैसे होंगे तो ही आप इस दुनिया में आके अपने काम करवा सकेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पहले आपको जाके यूसी काउंसिल ऑफिस में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को मिठाई के डिब्बे देने पड़ेंगे और बाद में अगर कोई इंदराज करवाना है तो उसके लिए भी आपको बार बार एक तो अपने जूतियां घिसनी पड़ेंगी और फिर जाके ये सिलसिला होगा, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इस पे आवाज उठाने की और गवर्नमेंट को सख्ती से काम करने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह से किसी भी शहरी को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसका बर वक्त हल किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से हमारी खामोशी होती है वो हर चीज को बढ़ावा देती है। तो ये बढ़ावा देते देते हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आज हम खुद ही परेशान हैं। और खुदारा अगर आप लोग अफोर्ड करते हो तो दूसरे बंदे को, सामने वालों को पैसों की ऐसी लत नहीं लगानी चाहिए कि बाकी लोग उससे मुतासिर हो सकें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 खेलों के हवाले से जैसे कि कंपटीशन का आगाज होने वाला है, इससे तो हमने आपको अपडेट किया ही है, लेकिन इसके अलावा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारा खासा फोकस भी रहता है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम खेलों को उस तरह से फरोग देना चाहिए ताकि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौके मिल सकें और इनके लिए जब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उनको पता होगा कि यहाँ पे करियर को परस्यू करना है। फिर फैमिलीज भी उसी तरह से आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज के चलते हुए हमने देखा कि बाज़ औक़ात आपको अपने करियर को, अपने पैशन को क्विट करना पड़ता है। तो अरसलान, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। तो स्कूल, कॉलेजेस में किस तरह के कंपटीशंस देख रहे हैं आपके हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनकी रेशियो क्या है और इसमें कितना इजाफा और करने की ज़रूरत है ताकि हम खेलों से इस तरह के हीरे चुन सकें जो कि आगे चलकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई हासिल कर सकें? देखें ज़ीनत, हो रहे हैं मुकाबले, लेकिन उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, कम हो रहे हैं। लेकिन जो हो रहे हैं उनमें भी इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है कि एक लड़का था, उसने T20 में 188 रन बनाए और वो नॉट आउट गया। अंडर 16 का लड़का था। इंटर कॉलेज T20 चैंपियनशिप हो रही है और ये फैसलाबाद बोर्ड करवा रहा है, तालीमी बोर्ड जो फैसलाबाद का, तो उसके ज़ेर तमाम और भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, जैसे फुटसाल के हो रहे हैं, हॉकी के हो रहे हैं, वॉलीबॉल के हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो तालीमी बोर्ड फैसलाबाद करवा रहा है। दूसरी जानब जो HED है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का, वो भी इंटर कॉलेजेट वीमेन के भी चैंपियनशिप एक हुई एथलीट्स की, उसमें डिफरेंट किस्म की रेसेस थी, फिर मुख्तलिफ खेल थे, तो उसमें बच्चों को भी मौका मिला कि वो भी अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। तो बड़ा एक तो जो शहर के कॉलेजेस हैं इनमें से अच्छा टैलेंट आती है, लेकिन जो मज़ाफ़ाती है जैसे समंदरी हो गया या फिर तहसीलें हैं फैसलाबाद की, वहाँ के कॉलेजेस की लड़कियाँ वो बड़ी टॉप पे जा रही थी, वो जीती है वो कंपटीशन पूरा का पूरा। तो देखिए, जितनी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की कॉलेजेस और स्कूल्स में ज़रूरी हैं, इतनी मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर पर भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है, वो टाइम चल रहा होता है बच्चों का जहाँ पर उनकी सीखने की जो सलाहियत है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। अब हमने क्या देखा है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ गया है, तो बच्चे स्कूल गोइंग हो या फिर कॉलेज गोइंग हो, वो बहुत कम इन एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। इनसे क्या होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ है, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, हर रोज़ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1.5 घंटा वो स्पोर्ट्स की किसी भी एक्टिविटी को दे रहे हैं, तो उससे उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग आती है, उनमें कैसे फेस करना हालात को, और सबसे बढ़कर ये है कि डिफीट को एक्सेप्ट करने का उनमें वो जज्बा पैदा होता है। समटाइम ये होता है कि आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, कॉलेजेस में कितना प्रेशर होता है, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, स्कूल्स में, फिर अपने टीचर्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, माशरे में, फिर आप कंपेटिटिव में जो आपके कजन्स वगैरह होते हैं, जी मैंने तो इतने मार्क्स दिए, आपके कम आ गए, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है या जिसको हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है कि आपने कूल रहना है, आपने अपने गोल सेट करने हैं, उनको अचीव करना है। खेल ही नहीं, आपके पर्सनल ग्रूमिंग के लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपके असाब बहुत मजबूत होते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप में जो हम कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट, वो आपकी ज़िंदगी में वैसे भी होनी चाहिए। ये एक ऐसा फिक्र है जो हम वैसे भी यूजुअली अगर कोई प्लेयर भी नहीं है तो उसको भी बोलते हैं। इसका मकसद यही होता है कि खेल आपको ना सिर्फ आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्किल्ड कर देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आपको कोई डिसीजन क्विकली लेना पड़ता है, तो डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। इसी के साथ जैसे अब अब्दुर्रहमान, हमने देखा है कि शहरियों को बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो स्टाम्प पेपर के हवाले से भी एक बड़ा इशू ये था कि पहले स्टाम्प पेपर जो थे वो आपको महंगे दामों खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि लोग उसे डाउनलोड करके उसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि ये कहाँ से, किस लिंक के थ्रू लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए जी, ये स्टाम्प पेपर का हमेशा से ये बड़ा मसला रहा है कि 2 नंबर स्टाम्प पेपर फरोख्त होते रहे हैं, जाली बनते रहे हैं, स्कैन करने पे वो मिलते नहीं थे। माजी में ये बड़ा स्कैंडल सामने आए थे। फिर ये जो 20 रुपए वाला वो 50 का मिलता था, 100 वाला 200 का, 500 वाला 1000 का, मतलब डबल कीमत पे। तो अब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से इसको डाउनलोड पे अवेलेबल कर दिया गया कि अपनी वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाएं, उसके बाद वाया बैंक या एप्लीकेशन के जो बैंक एप्लीकेशन होती हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, उसके ज़रिए पैसे भिजवाएं और अपना स्टाम्प पेपर उसी कीमत में डाउनलोड कर लें। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये जितने पैसों का उतने पैसों में मिलेगा, दूसरे नंबर पे इसका रिकॉर्ड उधर से रिमूव नहीं होगा।
देखिए हाँ। ये जैसे ये बिटकॉइन वगैरह होते हैं तो ये एक रिकॉर्ड मुरतब हो रहा जी, होता जी, जी, जी। है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रिमूव नहीं होता कि कब कोई चीज़ जनरेट हुई है, कब निकला है, और उस पर जो भी उन्होंने लिखा है 1200 वाले पे, या वो ऑथेंटिसिटी उसकी बरकरार होगी। पहले का ये होता था कि वो बना लेते थे, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के भी यूज़ कर लेते थे, वो एक एक स्टाम्प पेपर कई जगह पे इस्तेमाल हुआ होता था, या वो स्कैन पे निकलता नहीं था, जिस वजह से ये सारा मसला बनता था। तो अब ये ब्लॉकचेन में अवेलेबल होगा, तो उसमें किसी भी किस्म की दो नंबरी नहीं, जैसे आपने कहा कि एक स्टाम्प पेपर की कॉपीज बनती थी और कई जगह पे इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत सारे शहरी हमारे अब भी बड़े अक्लमंद है कि जहाँ पे बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार डाउनलोड किया हुआ स्टाम्प पेपर को ही रीयूज बार बार किया जा सकेगा, या इस हवाले से थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा कि एक ही बार जो स्टाम्प पेपर डाउनलोड होगा वो वंस यूज होगा, वो एक ही बार में कैसे यूज होगा और दोबारा इस्तेमाल के लिए दोबारा से डाउनलोड देखिए, मैं पिछले स्टाम्प पेपर की इस हवाले से बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास उसको देखने का कोई तरीका नहीं था कि ये कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, जो अब जनरेट हुआ है ये आपके पास मौजूद है कि आप स्टाम्प पेपर लिखने से पहले वो वेबसाइट के जरिए देख सकेंगे ये किसके नाम पे किस डेट को जनरेट हुआ। बिल्कुल सही। तो अगर उसकी कोई कॉपी होगी तो वो भी उधर अवेलेबल होगी, यानी कि अब उस तरह से दो नंबरी करना मुमकिन नहीं होगा जैसे पहले था। एग्जैक्टली जैसे पहले था कि उसमें तो आपके पास पता ही नहीं होता था कि ये असली है नकली है, कब जनरेट हुआ है, किसके नाम पे हुआ है, वो सारा कुछ स्टाम्प फरोश ने करना होता था जो बैठे उधर बेच रहे होते हैं, और वो इसके इवज पैसे भी लेते थे। और जैसे कि ये बैक डेट में लिखने का रवाज होता है, आपने स्टाम्प आज लिया लेकिन उसमें 2 साल पुरानी डेट डालनी है, तो आपने उसको कुछ पैसे दिए, वो 2 साल पुरानी डेट डाल दी। मतलब कोई बंदा जिंदा है, वो बेचारा फोत हो चुका है, तो उसके जिंदा होने की डेट डाल के जाली स्टाम्प साइन वगैरह करके आप अभी वो काफी हद तक रुक जाएगा। अब वो नहीं होगा। अब उसकी जब आप जनरेट डेट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, किसी भी कोर्ट में उसको आपने लेके जाना तो वो उसके लिए वैलिड होगा कि ये किस दिन जनरेट हुआ और किसके नाम पे हुआ है। और यही दो चीज़ें स्टाम्प पेपर में अहमियत की आमल होती है कि जिसमें जो बंदा जिसके साथ आपने कोई सौदा करना है तो वो उसका आईडी कार्ड नंबर उधर लिखा होगा और उसकी डेट लिखी होगी कि फलां डेट को ये इसको जनरेट किया गया, तो लिहाजा उसके बाद का ही सौदा जो भी होगा माजी का नहीं करना मुमकिन हो सकेगा। तो इसी तरह से किसी और के नाम पे जो आईडी कार्ड पे लेना है, और इससे जो जालसाजी का एक सिलसिला चल रहा था वो भी थम जाएगा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वो बासानी जो फिक्स प्राइस होगी उस स्टाम्प पेपर की उसी को पे करेंगे और डाउनलोड करके उसे अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। थैंक यू सो मच, अब दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और सेहतमंद खूबसूरत दिखाई देना तो हर कोई चाहता है, लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे कि आप कैसे दिखाई खूबसूरत दे सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। इस सबसे पहले एक बात ये है कि आजकल हम डाइटिशियन के पास तो बहुत जाते जाके कह देते हैं कि हमें फटाफट से 10 kg लूज करना है, 7 kg लूज करना है, लेकिन एक परफेक्ट बॉडी के लिए, एक सेहतमंद जिंदगी के लिए, आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत क्या है, क्यों आपको डाइटिशियन को विजिट करना चाहिए। भले आप स्लिम भी हैं, आप स्मार्ट भी हैं, आप खूबसूरत भी नजर आ रही हैं, हर चीज आपको परफेक्टली फिजिकली दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी देखी हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैंने देखा है कि डाइटिशियन को विजिट करती हैं। और अब कुछ अरसे से मैंने भी कोशिश करना शुरू किया है कि मैं कंसल्टेशन लेती रहूं ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं अपने साथ लेकर चलूं। तो लाइफस्टाइल क्या है, ये कोई एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है या फिर इससे परमानेंटली अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर माहा नसीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माहा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज कोई नहीं हम पूछेंगे कि आप कैसे वजन कम करेंगे, कैसे कर सकते, क्यों नहीं, मुझे ये बताइएगा कि डाइटिशियन को विजिट क्यों करना चाहिए, क्यों जितने मेरी ऑडियंस देख रही है वो क्यों आपके पास आए, आके क्यों वो अपने रूटीन आपके साथ शेयर करें, डाइटिशियन को विजिट करना क्यों जरूरी है? एक मैं बहुत बेसिक बात कहूंगी कि आपकी जिंदगी डिपेंड करती है फूड पे। बहुत आम बात है, हम उस चीज को इग्नोर करके मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, सप्लीमेंट्स पे पर्सनली शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आप अपना असेसमेंट करवाएं जाके। आप एवरी 3 मंथ्स चले जाएं, आप एवरी 6 मंथ्स चले जाएं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप अर्ली स्टेजेस पे उसको डायग्नोज कर सके और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आता है, हम सालों तक पहले खाते रहते हैं, फैटी लिवर जब तक बनेगा नहीं हम नहीं विजिट करेंगे।
करेंगे। हाँ। जब तक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा नहीं, हमने नहीं जाना। सो नो डाउट इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पेन नहीं होती, तो जरूरत महसूस नहीं होती इंसान को जाने की। बट आई वुड से कि आपको टाइमली असेसमेंट करवाना चाहिए। बेशक आपका वेट ज्यादा है, कम है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे मजीद उसको इंप्रूव करने के लिए आपको एक डाइटिशियन को विजिट करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशंस के बारे में हमने बहुत सुना है कि न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन आपके अच्छे होने चाहिए। न्यूट्रिशन है क्या चीज है? आसान अल्फाज में आप हमारे देखने वाले को अगर समझा सके तो। बिल्कुल आसान और बेसिक एक वर्ड में बात करूं तो ग़िज़ाइयत। हाँ, आप ग़िज़ाइयत में क्या ले रहे हैं, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं डाइटिंग का भी एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। अगर हम न्यूट्रिशन और डाइट की बात कर रहे हैं कि डाइट इज इक्वल टू स्टार्व करना, भूखे रहना, दैट इज नॉट द थिंग। आपको भूखे नहीं रहना, आपको सही चीजें खानी है अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन और डाइटिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है। और लोगों को अक्सर पता नहीं चलता है कि लोग भर भर के प्लेट, बहुत हेल्दी फूड भी हम कहते थे कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, तो हम बहुत ओवर क्वांटिटी में से खा लेते हैं। पोर्शंस का आजकल कॉन्सेप्ट हर किसी ने सुना होगा कि पोर्शंस में खाना चाहिए, आपको मील लेना चाहिए। तो पोर्शंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी मील उसके लिए भी पोर्शन जरूरी है, या लोग उसे अपनी मर्जी से जितना चाहें खा सकते हैं? वेल फर्स्टली थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे। ठीक है। पहले हम प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि कौन से फूड्स आपको हमें देने हैं, कौन से बंद करने हैं, कितनी क्वांटिटी किस चीज की देनी है। फॉर एग्जांपल अगर जनरली बात करें, ओवर कैलोरीज, ओवर पोर्शन इज ऑलवेज बैड, क्योंकि वो एक्सेसिव आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, मौसम है, तो सब ऑरेंजेस का जूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज जूस एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है। अब उस वजह से डायबिटीज की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है जूसेस की कंजम्पशन से, और स्पेशली जब आप जूस लेना शुरू कर देते हैं तो फ्रुक्टोज भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर आप उसको खाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 पीसेस ले लेंगे, लेकिन जूस में 3, 4, एक गिलास में जाएंगे और आप उसके 2 गिलास पिएंगे। तो सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होता जूस लेके। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे पोर्शन की बात आ जाएगी कि अगर आपने उसको खाना था तो पोर्शन साइज बहुत ज्यादा कम रह जाता, लेकिन जब आप उसको पीने की तरफ ले जाएंगे तो पोर्शन साइज ऑलमोस्ट 3x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली वो कैलोरीज और फैट बनाएगा बॉडी। और यही वजह है, मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस, क्योंकि मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डाइटिशियन है, तो वो यही प्रेफर करती हैं कि आप जूस पीने की बजाय फ्रूट खाएं। उससे क्या होगा कि आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा, और ऑब्वियसली नेचुरल शुगर है उसका भी बहुत ज्यादा उसमें अमल दखल होता है। तो इस वजह से ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि इसको क्यों पोर्शन कंट्रोल में करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज और भी है कि लोग हेल्दी खाते हैं लेकिन अपनी ईटिंग विंडो का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो ईटिंग विंडो आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो? और बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है जो वर्किंग लेडीज होती हैं, वो अपना टाइमली कहीं इंडोर आउटडोर उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, तो वो कैसे अपने खाने पीने के रूटीन को मैनेज कर सकती हैं? वेल फर्स्टली तो हम एक बैलेंस मील की हमेशा से बात करते हैं, जिसके अंदर आपके 2 से 3 मेजर मील्स हो तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर इससे ज्यादा जा रहे हैं तो भी आपकी विंडो खराब है, ईटिंग विंडो, और अगर आप इससे कम खा रहे हैं तो भी आपकी ईटिंग विंडो खराब है, क्योंकि यहाँ तो आप ओवर न्यूट्रिशन पे चले जाएंगे, यहाँ आप अंडर न्यूट्रिशन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे करना कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना। अच्छा, ब्रेकफास्ट इज द मेजर थिंग। आपको लंबे अरसे के लिए अगर चाहिए पूरे दिन में एनर्जी, तो आपको वो प्रोवाइड करता है। अब हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, फिर हम कहते हैं हमें वीकनेस हो रही है, हमें नजर सही से नहीं आ रहा, हाइपोटेंसिव हो चुके हैं। अगर आप बॉडी को उठते ही डिहाइड्रेटेड रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपका ब्रेन वर्किंग पे आएगा ही नहीं, आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो फर्स्टली ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट। देन आप कुछ लिटिल स्नैक्स कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग लेडीज की आपने बात की, तो ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा स्नैक है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आपको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं। आप एक बॉक्स लें, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें, या आप अपने किसी भी डाइटिशियन को विजिट करें, उनसे पूछें कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो आप एक बॉक्स अपने पास रखें, और डिनर आपका थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए और एक बैलेंस मील होना चाहिए, जिसमें आप वेजिटेबल्स का पोर्शन ले लें, थोड़ा सा चिकन का ले लें, और इसके साथ थोड़ी सी चपाती भी ले लें। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के, लेकिन क्वांटिटी डज मैटर। क्वांटिटी आप कैसे ले रहे हैं, कि आप 2-2 रोटियां खाई जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, तो उस पर पोर्शन कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और ये वो तमाम चीजें जिसके लिए आपको डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी खुद आइडिया नहीं है कि मुझे किस पोर्शन में क्या चीज लेनी चाहिए। अच्छा, मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, तो ऐसे डाइटरी के रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शन ज्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आपके पास बहुत सारी रहती हैं, तो कुछ मेजर मिसकॉन्सेप्शन के बारे में बताइएगा कि डाइट से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, और आज उसको जिसको हम स्ट्रिक्टली नो कहेंगे और हम उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं।
राइट सबसे पहले तो एक बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर आप भूखे रहेंगे तो पतले हो जाएंगे। हाँ ये तो बहुत हर पेशेंट में मुझे देखने में मिलता है। द थिंग इज अगर आप भूखे रहेंगे टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, उसको रिमूव करने के लिए हमें खाना चाहिए, हमें पीना भी पड़ेगा, हमें खाना भी पड़ेगा। तो ये समझाना समटाइम मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। मुझे कह रहे होते हैं पेशेंट्स कि आपने 4 दफा खाने के लिए दे दिया, मैं तो 1 दफा खा रही थी। हाँ। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक हमने इंप्रूव करना है, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करनी है ताकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो, ताकि फैट नहीं बने और आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाएं। दूसरा जो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट मैं ये देखती हूँ मिथ हमारे पास जो है डायबिटिक पेशेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करें तो आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ये बहुत ज्यादा आपको ब्राउन शुगर पे भी आप जा सकते हो तो लेकिन उसमें ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल आता है हमारे पास कैलोरीज, और वो जिस तरह आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक्स बनाता है, ग्लूकोज स्पाइक्स बनाता है, वो तकरीबन सेम होते हैं। तो उसमें क्वांटिटी हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं छोड़ सकता तो हम उसका पोर्शन साइज कम कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर फिर भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहता है तो ऑर्गेनिक में हमारे पास सिर्फ हो सकता है हनी, अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए। आफ्टर ऑल यहाँ पे हमें ओरिजिनल हनी नहीं मिल पाता। लेकिन खैर इसके अलावा आप अगर दूसरा ट्रीटमेंट देखें तो स्टिविया इज द ऑप्शन, लेकिन हम वो बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में सजेस्ट करते हैं। अच्छा, लोग बहुत जो है वो बेधेग अनलिमिटेड स्टिविया का इस्तेमाल आजकल मैंने देखा अपनी सराउंडिंग में भी कर रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि वो बड़ा हेल्दी वे में शुगर को इनटेक कर रहे हैं। तो स्टिविया का भी एक्सेसिव यूज ये भी क्या सही है या इसके भी कोई नुकसान आते हैं? ये भी जरूर मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ डिस्कस करें। वेल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ऑन अ जनरल नोट। आप कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। तो सेम इज द केस विद स्टिविया, सिक्रोलोज हो गया, मैपल सिरप हो गया, माल्टोज, बहुत सारे टाइप्स ऑफ शुगर्स आते हैं, डिफरेंट स्टिविया की डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं और कुछ कैलोरी बेस्ड होते हैं। किसी पे एडवर्टाइज किया होता है नो कैलोरी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल कैलोरी नहीं होगी, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो व्हाट आई वुड से कि अगर आप कहीं से ओरिजिनल हनी रिसोर्स कर सकते हैं तो आप उस पे शिफ्ट हो जाएं। और कुछ नहीं हो सकता। हनी का बहुत अच्छा है कि वो बिल्कुल फ्रीजी नहीं हो, उसके अंदर कोई स्टेन, कोई चंक्स नहीं बने। दैट्स मीन कि आपका हनी जिस कंसिस्टेंसी में आपको लेकर आ रहे फ्रीजर के अंदर रखें, बाहर रखें, वो सेम रहे। थैंक यू सो मच महा। आज के एक बहुत मुख्तसर से सेशन में हमने कोशिश की कि लोगों को ये बता सकें कि उनको डाइटिशियन को क्यों विजिट करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपकी आज की जितनी भी मत्स होंगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और जरूर अपने किसी अच्छी डाइटिशियन के पास जाकर अपनी हेल्थ को जरूर डिस्कस करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें। गुफ्तगू के चलते को आगे बढ़ाएंगे, वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हुकूमत पंजाब की बहुत बार इनिशिएटिव्स भी लिए गए, तालीम का, सस्ती तालीम का नारा भी लगाया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जितनी भी सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा हैं वो एहतजाज पर हैं, हड़ताल की कॉल दिए हुए हैं। आउटसोर्सिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जिससे बच्चों की तालीम बुरी तरह से मुतासर हो रही है। लेकिन इसमें हैरान कौन फैक्टर ये है कि इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। गवर्नमेंट की खामोशी की क्या वजह है, क्या ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पर अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया है और गवर्नमेंट स्कूल की आउटसोर्सिंग का मसला जूं का तूं है, क्योंकि ये तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करता चला जा रहा है और वालिदैन भी अब इससे मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से क्या इसकी ही एक कड़ी है कि अब लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मुफ्त तालीम होने के बावजूद बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भेजने की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल्स की भारी भरकम फीसेज हैं, वहां पे पूरी का पूरा तरीकेकार और सिलसिलेकार रहता है, वो किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के मौजूदा दौर में अफोर्ड करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल जो कि मुफ्त तालीम का नारा भी लगाती है, मुफ्त तालीम को आम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूल्स के मसाइल को हल करने में हुकूमत पंजाब बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। और असातिज़ा जो कि कई रोज से एहतजाज पर हैं, उनके एहतजाज पर भी अभी तक किसी भी तरह से संजीदा तौर पर गौर नहीं किया गया। तो इस तमाम सूरत हाल का आने वाले टाइम में क्या असर पड़ेगा, किस तरह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, असातिज़ा का इसमें क्या कहना है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और आउटसोर्सिंग की क्या बुनियादी वजूहात बनी जिसकी वजह से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। कोशिश करेंगे कि आज इस मसले को हल करने के लिए इसके बेहतर हल की तरफ हम जाएं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट, इसका भी बायकॉट किया गया है। ये टेस्ट क्या है, इसके बायकॉट करने की क्या वजह है, क्या ये भी आउटसोर्सिंग से रिलेटेड ही एक कड़ी है या इसका मसला या इस बायकॉट करने के पीछे की वजह कुछ और है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई सदर पंजाब टीचर यूनियन, और उन्हीं के साथ
साथ मौजूद है मसब जावेद कंबो, जिले सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। कमर साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज करेंगे कि आउटसोर्सिंग की वजह क्या बनी? हमने बहुत इस पर जिक्र किया, बहुत बात किया, लेकिन हमारे पास क्योंकि जारी बात है कि आप इसका मेजर हिस्सा हैं, तो आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूल में आउटसोर्सिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके एक्चुअल फैक्ट्स इसके पीछे क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने हमें दावत दी इस मौजू पे बात करने के लिए। आउटसोर्सिंग की जो बुनियादी वजह जो हम समझते हैं तौर टीचर, वो तो सियासी है कि आज से 20-25 साल पहले से जब पंजाब गवर्नमेंट ने सियासी बुनियादों पे स्कूल अपग्रेड किए या तामीर किए, एक छोटी सी आबादी है, उसमें एक चौधरी ने एक स्कूल बनवा लिया तो दूसरे ने कहा जी मैं भी बनवाऊंगा, तो उसने भी बनवा लिया। अब वहां पे अल्टीमेटली जाहिर है आबादी छोटी है, तादाद कम होगी। तादाद कम को बहाना बनाया गया कि जी तादाद कम है और इस स्कूल को मर्ज करें। पहले मर्जिंग की पॉलिसी आई, कंसोलिडेशन की पॉलिसी आई, उसके बाद फिर अब आउटसोर्सिंग की आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं वाकई जो सियासी बुनियादों पर बनाए गए, वो स्कूल चल ही नहीं सकते थे। मतलब अगर देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक स्कूल में मैं भी रहा, वहाँ पे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे एक और बड़ा स्कूल पुराना 50 साल पुराना है, 1.5 किलोमीटर के फासले पे एक एलिमेंट्री स्कूल बना दिया गया, सियासी बुनियाद पे बनाया गया। वो उस पर गवर्नमेंट की खतीर रकम भी ज़ाया हुई। थोड़ी सी प्लानिंग की जाती, मैनेज किया जाता, तो वो स्कूल उसी गांव के एक दूसरी तरफ, यानी कि ये मशरक की तरफ जिधर पहले स्कूल था उधर बनाया गया था, उसको अगर मगरब की तरफ बनाते तो साथ वाला एक गांव और उसके बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो सकते थे। लेकिन वो साथ बड़ा स्कूल होने की वजह से वो स्कूल नहीं चल रहा था। जब मैं वहाँ पे गया एज इंचार्ज हेड में था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि ये एक एलिमेंट्री स्कूल की सिर्फ 43 तादाद है। सही। तो 50 लाख रुपया उस बिल्डिंग पे लगा था। सही। ये 2012 की बात। तो मैंने वो कोशिश की कि उस गांव के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग स्कूल की, उसको बेहतर करके वहाँ पे प्राइमरी सामने वहाँ पे शुरू किया। तो एक साल में वो तादाद जो है वो 200 प्लस क्रॉस कर गई। मतलब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मिसमैनेजमेंट हुआ सारा मैटर। जी। अब जब गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन और ये मर्जिंग की पॉलिसी अपनाने के बाद भी कुछ स्कूल ऐसे बच गए जो जिनकी तादाद कम थी, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगी कि ऐसे स्कूल जो वाकई आउटसोर्स होने वाले थे, उनको तो एनजीओज भी नहीं ले रही। अच्छा। वो उनको दिए जरूर हैं, लेकिन वो उसको पिक नहीं कर रही। वो कहते हैं ये तो हमसे चलेंगे नहीं। जो अच्छे स्कूल, मसलन एक स्कूल ऐसा है जिसमें तादाद 550-600 है स्टूडेंट्स की, और उसको सिर्फ इस बुनियाद पे आउटसोर्स कर दिया गया कि वहां पे जो टीचर की तादाद वो सिर्फ एक थी। अब टीचर तो गवर्नमेंट ने फ्राहम करना है ना, 600 तादाद है तो वहां पे तो टीचर होने चाहिए थे, 10-15 टीचर होने चाहिए थे, लेकिन वहां पे टीचर एक है। तो टीचर्स की हायरिंग के मामले पर आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? पहले तो फिर इस पे गवर्नमेंट का क्या मौकफ रहा? क्यों इस पे हमेशा की तरह जो बेहिसी है वही है। बहुत एहतजाज किया। हमारा तो पहला पॉइंट ही ये है कि जी देखें, टीचर की रिस्पेक्ट भी इसी में है कि स्कूल चले। बिल्कुल इसी तरह से टीचर की रिस्पेक्ट इसी में है कि बच्चों की तालीम बेहतर हो। टीचर की रिस्पेक्ट इसी में है कि अदारे बेहतर चले। हमारा तो रिज़्क रोटी इससे है। हम तो यही कहेंगे कि जनाब इसको बेहतर करें। कितने सालों से 2018 के बाद कभी कोई भर्ती नहीं हुई आज तक, और जितनी भी कोई 1.5-2 लाख पोस्ट खाली थी उसको ये आउटसोर्स करके इस तरह मैनेज कर रहे हैं, बजाय उसके पे नई भर्ती। ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो गैर जरूरी तौर पर बनाए गए थे, बिल्कुल ठीक। लेकिन बात फिर वही आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर तो स्कूल को चला रहा था। अब जब वो एनजीओज को दिए गए तो वो उन्होंने भी नहीं लिए। बिल्कुल सही। वो तो मतलब जाया हो गए सारे। अच्छा, ये तो एक सिलसिला आउटसोर्सिंग का तो चल ही रहा था, लेकिन मोहिउद्दीन साहब हमने देखा है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट, इसका भी बायकॉट कर दिया गया है। पहले तो मुझे बताइएगा कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट ये क्या है और इसका बायकॉट क्यों किया गया है? क्या ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया, इसका जो मोटिव है वो तो ये बताया जा रहा है कि जी हम ये नीड असेस करना चाह रहे हैं कि हमारे टीचर को किस लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम टीचर को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अचानक ख्याल आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग का। पिछले 20 साल से 20 साल का अरसा गुजर गया है। 2000 के बाद आज तक हमारा एक डिपार्टमेंट है, पहले वो डीएसडी के नाम से था, आजकल कायद के नाम से है। उसका फंक्शन ही इन सर्विस टीचर की ट्रेनिंग करवाना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 20 साल से मुसलसल वो करोड़ों रुपए का बजट सालाना उसको दिया जाता है और करोड़ों रुपए का बजट जो है उसमें से तकरीबन 80% बजट वो हर साल एक्सेस एंड सरेंडर के तौर पे वापस कर देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उससे आज तक नहीं पूछा गया कि भाई आपने टीचर ट्रेनिंग का काम जो है वो क्यों नहीं करवाया। जी। इस 20 साल के अरसे में एक मरतबा नहीं 3 से 4 मरतबा सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक। देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो जिनका एजुकेशन पे फोकस है, वो तो जब सिलेबस चेंज करते हैं, सिलेबस चेंज करने से पहले जब सिलेबस डिजाइन कर दिया जाता है, प्रिंट होने से पहले वो अपनी सारी टीचर कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं। बिल्कुल सही। उनको तैयार किया जाता है कि अब कल से या नए सेशन से ये सिलेबस होगा और आपने इस सिलेबस के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा तो यहाँ बवादम निराला है, हमें तो आज तक कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। सही। मेरी 30 साल से ज्यादा सर्विस है। ठीक है। एक मर्तबा भी डिपार्टमेंट ने मुझे एक भी रिफ्रेशर कोर्स, एक भी जो ट्रेनिंग है टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस की, वो ऑफर नहीं की। ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन थी, इसमें फिर 2004 में जाके हमारा एक इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम लाए, पैक, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। जी। अच्छा, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का जब क़याम अमल में लाया गया, देन हमने उस वक्त उस पर एतराज़ किया, जो स्टेक होल्डर्स थे, टीचर्स यूनियन थी, एसोसिएशन थी, कि ये जो आप निज़ाम लेके आ रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में है। जी। पूरी दुनिया में ये निज़ाम नहीं है एग्जामिनेशन सिस्टम का। ठीक है। और हमारे मुल्क में 1947 से लेकर अब तक जो निज़ाम एग्जामिनेशन का चल रहा था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और 47 से पहले का वो निज़ाम चला आ रहा है। बड़ा सोच समझ के वो बनाया गया था। उसमें हम स्कूल लेवल पे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की जो खुद असेसमेंट करते हैं, बच्चों का प्रमोशन टेस्ट लेते हैं, वो इंतहाई प्योर होता है और उसकी बुनियाद पे हम बच्चों को प्रमोट करते हैं 6वीं से 7वीं में, 7वीं से 8वीं में और फिर 8वीं से 9वीं में। बिल्कुल सही। इसको आप काइंडली ना चेंज करें। अच्छा, उस वक्त हमें जो उसकी अफादियत बताई गई पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की, वो ये थी कि आप इसको समझ नहीं रहे हैं। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम है कि जिसकी बुनियाद पे जब हम इसका एग्जाम लेंगे जी, और उस एग्जाम के रिजल्ट्स हमारे पास कंप्यूटराइज तैयार होंगे, जी, हमें जो पुराना निज़ाम एग्जामिनेशन है उसकी बुनियाद पे हमें पता नहीं चलता कि हमारा वीक एरिया कौन सा है। ओके। हमें किस लेवल पे किस टीचर को ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल किस सही। एरिया में फिजिक्स का टीचर वीक है, हाँ। किस एरिया में केमिस्ट्री के टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये हमें पता नहीं चलता। सॉरी। इस बात पे हमने भी एग्री किया कि वाकई ये तो, अगर ये एग्जामिनेशन सिस्टम इतना अच्छा आ रहा है तो ये तो फिर जादू की छड़ी है। उन्होंने कहा जी कि जैसे हम अब एक कमरे में बैठे हुए हैं, इसी तरह एक कमरे में बैठे हम, ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है मल्टीमीडिया, यहाँ आपको साबित करेंगे कि डेरा गाजी खान की जो तहसील तौसा है, हाँ। उसका जो मरकज है एयू लेवल का पहाड़, उसमें जो बंदा साइंस पढ़ा रहा है 5वीं क्लास को, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अच्छा, ये इतना मतलब है खूबसूरत ख्वाब था जिसके लिए हमने भी एग्री किया कि बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ। क्योंकि बेहतरी जो आएगी डिपार्टमेंट में, मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरी घर को भी, मेरे को भी फायदा होगा, मेरी कौम को फायदा होगा, इस मुल्क को फायदा होगा। बिल्कुल। और जो आपने ये बड़ी खूबसूरत सी बात, इन्होंने एक जुमला बोला ना कि इतना खूबसूरत ख्वाब था जिससे हमने भी एग्री किया, तो इस ख्वाब से फिर इनकी आंख कैसे खुली और इस बाइकआउट करने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा, इस हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आउटसोर्सिंग का मामला अभी भी एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है और उसमें किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, स्टाफ तो शामिल है ही है, लेकिन इससे बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। और हमने जिस तरह से सर देखा है कि पेरेंट्स भी जारी बात है कि बच्चों की तालीम को लेकर परेशान हैं। जब आप बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर तालीम का नारा लगाते हैं तो फिर इस पूरे बायकॉट से, इस पूरे एहतजाज से, हड़ताल से बच्चों की तालीम पर ही ज़्यादा असर जा रहा है, बच्चों की तालीम ही मुतासिर हो रही है। उस हवाले से मुझे बताइएगा कि इस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करेंगे कि बच्चों की तालीम का हर्ज भी नहीं हो और ये मसला भी हल हो जाए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि समझते हैं हम भी कि ये जो स्ट्राइक वगैरह है इससे बच्चों का नुकसान होता है, लेकिन ये स्ट्राइक भी हमारा जो सबसे पहला मकसद है स्ट्राइक है वो भी बच्चों और स्कूल और अदारों की बेहतरी का ही हमारा मकसद है। जी। हम चाहते ये हैं कि हमें अपने फ़राइज़ जो हैं वो आराम से सुकून के साथ अदा करने दिए जाएं, बेहतर अंदाज से अदा करने दिए जाएं। उसके लिए जो ज़हनी दबाव हमारे ऊपर रहता है, जो परेशान रहते हैं टीचर्स, उसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ता है। ये शुरू में जब ये मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने। हमें एक उम्मीद थी कि चलें, इससे पहले मरियम साहबा से भी उम्मीद थी कि एक नई एक आई हैं सीएम साहबा, तो एक नया विजन लेके आएंगी और तालीम पे, स्कूल पे, बच्चों पे, और जो सबसे मेन है इसका स्टेक होल्डर वो तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ही है। तो उसकी बेहतरी के लिए ये टीचर्स को भी फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात जो भी इसकी हों, ये जो इनके सीएम बनने से पहले इन्होंने कुछ वादे वाइद किए टीचर्स कम्युनिटी के साथ कि हम ये जो मुतालबात थे वो आपके जब मैं सीएम बनूंगी तो वो पूरे करूंगी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सके। आउटसोर्सिंग की तो हमने हमेशा से बात की है, तो अभी आप आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो ये भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि ऑलरेडी आउटसोर्स करके जिनको मॉडल स्कूल्स बना दिया गया था, तो आप क्या समझते हैं, आपका क्या एनालिसिस है कि उनका निज़ाम तालीम कितना बेहतर चल रहा है या कैसा है, जिसको देखते हुए आपको अब आउटसोर्सिंग से भी मतलब मसला हो रहा है कि नहीं आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, मौजूदा टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हुए मजीद भर्तियां होनी चाहिए, स्कूल का सिस्टम जैसा चल रहा है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मुआवजा भी अगर आप कर देंगे तो समझने देखने वालों को मजीद आसानी हो जाएगी। जी, इसमें देखें जी, जो कागज़ है ना वो बोलते हैं। अच्छा। अगर आप उनको देखें, ज़रा गौर करें, तो जो पहले आउटसोर्स किए गए स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारे का सारा तबाह हो चुका है। अच्छा। जब इनको एनजीओज़ को स्कूल दिए गए तो उनके साथ ये मुआहदा था कि इन्होंने भी कुछ पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने हैं स्कूल पे। कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। फिर ये एक जैसे हाफिज साहब ने बात की थी ख्वाब वाली, अच्छे ख्वाब वाली, तो जो आउटसोर्स होने के बाद ये भी एक ख्वाब दिखाया गया कि देखें जी पहले तादाद इतनी थी अब इतनी बढ़ गई। हाँ। तादाद बढ़ी एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे। जी, ठीक। लेकिन जब उसको चेक किया गया फिजिकली जाके, हाँ। तो वो सारी फेक थी। अच्छा। वो जब आउटसोर्स किया गया स्कूल, उस वक्त अगर किसी स्कूल की तादाद फर्ज करें 300 थी, तो अब वो 120 या 100 के करीब रह गई। वो उन्होंने फेक डाटा डाला क्यों? फेक डाटा क्योंकि पर स्टूडेंट उनको पैसे मिलते हैं जी, तो वो उन्होंने फेक डाटा डाल के तो एक दफ़ा तो गवर्नमेंट्स को शाबाश भी ली गवर्नमेंट से और पैसे भी लिए। अब वहाँ पे जो सहूलियात चाहिए बच्चों के लिए, पीने का पानी नहीं है, खारा पानी पीते हैं बच्चे, टॉयलेट नहीं है, दीवारें मतलब एक ईंट भी नहीं रह गई। कई स्कूलों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे मैं नाम भी उन स्कूलों के बता सकता हूँ कि वहाँ पे सारी की सारी दीवार ही कोई उठा के ले गया, वो एक ईंट भी वहाँ पे नहीं। अच्छा। और फर्नीचर बेच दिया गया। सही। ये सुन के आपको हैरानगी होगी, जिनको आप मॉडल स्कूल कह रही हैं या गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने बड़ा कोई कारनामा सारा अंजाम दे दिया। उन स्कूलों में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके पास फर्नीचर नहीं है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने स्कूल हैं उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फर्नीचर के बगैर हो।
यानी कि सहूलियात जितनी थी वो सारी। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे अहम है, टीचर। जी, अब गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर जो है वो एमए से कम तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मास्टर डिग्री, एमफिल, बल्कि पीएचडी भी टीचर्स हैं। वहाँ पे मिडल, मैट्रिक और एफए टीचर्स हायर किए गए। आपने उनको जब सैलरी 4,000 से स्टार्ट करनी है और 12,000 तक लेके जानी है मैक्सिमम, जी, तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या वो आपको एक नेशन बिल्ड करके दे देंगे? नहीं। ये जो आपकी जराबें पैकिंग करने वाला है उसकी आपने सैलरी जो है एक मजदूर की वो गवर्नमेंट ने एक तय की हुई है कि इतनी, और टीचर जो है वो 4,000 रुपये या 10,000 रुपये, 8,000 रुपये वहाँ पे। तो वो उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कोई स्टूडेंट कैरेक्टर बिल्ड कर देगा? सिर्फ नंबर या सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियां काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स के किरदार पे, उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उस पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बड़ी हैरान कुन बात है कि गवर्नमेंट अभी तक ताहाल इस पे खामोश है, और क्यों खामोश है उसके पीछे की भी पता नहीं क्या वजह है या क्या है, वो भी आगे चल के हम उसकी भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम बात जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट के हवाले से, तो महिउद्दीन साहब ने उसमें बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम लोगों को बड़ा खूबसूरत ख्वाब लग रहा है। सर, ये खूबसूरत ख्वाब फिर तल्ख हकीकत में कब बदला? कब आपको लगा कि अब इसका बायकॉट करना चाहिए? असल में बायकॉट की ज़रूरत तो इस वजह से पेश आई। बायकॉट ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बायकॉट कोई शायद टीचर्स यूनियन ने कर दिया है। अच्छा, टीचर्स यूनियन ने बायकॉट नहीं किया, ये टीचर्स ने बायकॉट किया है। ओके, ठीक है। मैं आज एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ये बायकॉट टीचर्स ने इटसेल्फ किया है। ओके, उन्होंने खुद बायकॉट किया है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब लंबी दास्तान है कि पैक का जब ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन बन गया, उसके थ्रू इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ, उसके भी सालाना करोड़ों रुपए के बजट से उन्होंने कहा जी कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं और हम वहाँ से पेपर डेवलप करेंगे। और पेपर माशाल्लाह उनके जो डेवलप होते हैं, जिस दिन पेपर आता है, पेपर से पहले मार्केट में गेस पेपर के नाम से वो प्राइवेट जो पब्लिशर है, हाँ, उनके साथ दस्ते शफकत उनके ऊपर रखते हैं। अच्छा, उनका गेस पेपर ऐसे बिकता है जैसे मतलब कोई टिकट बिक रहे हो अमेरिका जाने के। और वो गेस्ट पेपर जो है, उस तकरीबन जो पेपर सुबह आता है 80 से 90% पेपर वही होता है। अच्छा, 80 से 90% पेपर होता है। ये हमारे, और ये चीज इरादतन होती है? जी, ये हमारे पैक जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है उसकी कारकर्दगी है। और 2004 से लेकर आज 2024 तक 20 साल में वो जो हमें ख्वाब दिखा के इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, बनाया गया था डिपार्टमेंट, वो आज तक नहीं हुआ कि हमें बताया जाए कि जी फलां एरिया में वीकनेसेस हैं, फलां एरिया में टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। कभी नहीं है ऐसा बात, ऐसी बात हुई ही नहीं है। अच्छा, और यकदम ये टीएनए जो है इसका प्लान लॉन्च कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी आप इस पे बात कर रहे थे मसब साहब के साथ आउटसोर्सिंग पे। किसी भी मुल्क की जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो मुल्क और वो कौम, वो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है। बिल्कुल। उसके पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं गवर्नमेंट के, उस नेशन के, उस कौम के, कि अगर बुनियाद की पहली ईंट ही टेढ़ी रख हो गई तो वो बिल्डिंग तो कभी सीधी नहीं हो सकती जी। अगर बच्चे को इस लेवल पे नेशनलिज्म और मजहब की तालीम ना दी गई, इसको इस लेवल पे ना पढ़ाया गया, इसको काबिल लोग ना पढ़ाने वाले हुए, तो ये तो अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा शहरी नहीं बन सकेगा। बिल्कुल सही। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से और स्पेशली अपने मोहतरम मिनिस्टर साहब से कि जिनको आपने 13,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए हैं, हाँ जी, और क्या वो जिन लोगों को टीचर भर्ती कर रहे हैं जी, जरूरत तो टीएनए की उनको है। हाँ, उनकी नीड असेस करें कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो हमारी कौम के बच्चों को पढ़ा सके। हम लोग तो इसका एनटीएस का टेस्ट दे के आए हुए हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कहीं ज्यादा टफ है जी। और सिर्फ वो टेस्ट ही नहीं पास किया हमने, उस टेस्ट तो 50,000 लोगों ने पास किया
और उसमें से सिलेक्शन 5000 लोगों की हुई, यानी उसमें से भी जो 5000 टॉपर थे वो आए हैं सिलेक्शन। सर, इन सारी बातों से तो ऐसा महसूस होता है गवर्नमेंट के लिए तालीम बड़ी सेकेंडरी हो गई है। जैसे कि आपने असेसमेंट के हवाले से बात की है कि जितने आउटसोर्स स्कूल किए गए उनके स्टाफ को जरूरत है, लेकिन हमेशा से गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट टीचर पर अप्लाई होती है, ना कि प्राइवेट टीचर पर। वो तो अपनी मर्जी से निजाम चलाता है। जब जिम्मेदारी ही आपने पल्ले जिम्मेदारी से झाड़ लिए तो फिर कैसी असेसमेंट, क्या टेस्ट, क्या ट्रेनिंग, ये तो सिलसिला फिर कोई भी नहीं, इस पे चेक एंड बैलेंस तो कोई रख ही नहीं सकेगा। आपने गवर्नमेंट को रहती नंबर देते हुए सेकेंडरी पोजीशन पे लाए हैं, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। एजुकेशन सेकेंडरी पोजीशन पे भी नहीं है। हाँ, एजुकेशन सेकेंडरी पोजीशन पे नहीं है। एजुकेशन अगर सेकेंडरी पोजीशन पे भी होती तब भी जितना बजट 600 अरब रुपए की बात कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, 600 अरब रुपया सिर्फ सैलरीज में जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है जी। सूरत हाल तो यह है कि पिछले तकरीबन 2018 से अब तक 1 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचर भर्ती नहीं किए हाँ गए। जी। जब टीचर ही नहीं होंगे स्कूलों में, जिस इदारे में टीचर्स काम कर रहे हैं वहां 25 लोगों का करने का काम है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, वो इतना ओवरबर्डन है कि वो कमाहको जो अपने हिस्से का काम है वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मजबूरी है, चल रहा है, निजाम चलाया जा रहा है। इस सारे के बावजूद 2024 के जो रिजल्ट्स हैं मैट्रिक के, खुद गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि 80% जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट स्कूलों की है। जब 80% पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों की है तो हमारी ट्रेनिंग की नीड असेस करने की जरूरत है। हाँ, हमारी ट्रेनिंग की जरूरत रह गई है, हमारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। चेक ये किया जाना जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, जो कि जैसे कि आप फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है उन तमाम चीजों के, हुकूमत की पॉलिसियों के, जो कि मौजूदा तौर पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इसमें खामोश क्यों है? अगर खामोश नहीं है तो क्या इस पर कोई टेबल टॉक हुई है या नहीं हुई? इसका आने वाले दिनों में क्या हल निकलेगा, हम इस चीज पे भी बात करेंगे। लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी आता है। फ्रेश ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और स्कूल्स, कॉलेजेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाता है बच्चा तो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करता है, उसको नहीं समझ में आ रही तो उसको बस इतना पता होता है कि क्लास में सुबह को जाना है, जाके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, आज नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनली मामला क्या चल रहे होते हैं, किस तरह के मसाइल से हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, हमारे इदारों को क्या मसले मसाइल पेश आते हैं, वो पहले बड़े ढके छुपे होते थे, लेकिन अब खुले आम उनके बारे में बात की जा रही है, असातिज़ा उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हैरान कुन बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर बड़े खामोश दिखाई दे रहे हैं। तो मेहदीन साहब, जैसे कि आपने बड़ा डिटेल में बताया चीजें कि किस तरह से ये पूरा मामला है और क्यों बायकॉट टेस्ट का किया जा रहा है, या आउटसोर्सिंग के भी हवाले से अगर हम ये बात मैं जरूर सर से जानूंगी कि गवर्नमेंट इस पर बड़ी खामोश है, तो इस पूरे मसले का हल कैसे निकलेगा? इस तरह आप एहतजाज करेंगे, कब तक करेंगे? एक दिन आएगा कि आप लोग थक के हार के बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट के उसी टाइम का इंतजार तो नहीं कर रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा और लेबर क्लास का बहुत फर्क है। ठीक है। हम ये जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, हम इससे बहुत तंग है, खुद बहुत तंग है। हमें इसका शिद्दत से एहसास है कि हमारा पीक सीजन चल रहा है, पढ़ाई के दिन है आजकल, ठीक है। और ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की है कि टीचर्स को अब पढ़ाई में एंगेज किया जाए जी। रिजल्ट्स आगे, इम्तिहानात जो है वो बिल्कुल सर पर है, सेशन बहुत थोड़ा रह गया है बाकी, फरवरी के एंड पे तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बजिद है कि नहीं, हमने अपनी को रेट कायम करनी है, या हमारी अपनी को अना का, मुझे लग रहा है कि जैसे को अना का इशू बना लिया है। अच्छा। होना नहीं चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फौज के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सही। फौज के बाद। सही। अच्छा, यहाँ इसमें जो कैडर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, 4 साल 5 साल को बंदा लगातार सेक्रेटरी रहता है ना इस डिपार्टमेंट का, फिर जाके उसको कहीं पता चलता है ईएसटी किसको कहते हैं, ईएसटी ड्राइंग कौन होता है, ईएसटी अरेबिक कौन है, सीनियर वर्नैकुलर कौन है, एसवी कौन है, अरेबिक टीचर कौन है, एसएसटी क्या है, ईएसटी क्या है, ये तब जाके उसको पता चलता है। और मैं हैरान हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने 6 महीने में
कोई ऐसा अलादीन का चिराग उन्होंने रोशन किया। अब वो कह रहे हैं मैं इस सारे सिस्टम से बहुत अच्छी तरह, मेरे पास ब्रीफिंग है, मैंने सारे सिस्टम को थारोली चेक कर लिया है और मैं ये चाह रहा हूं कि A to Z लोगों की जो है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग करा दी जाए। अब देखें, एक बंदा जिसकी रिक्रूटमेंट अरेबिक टीचर के तौर पे हुई है, हाँ जिसने सारी जिंदगी मदारिस में अरेबिक की तालीम हासिल की है, जी, वो सिंपल मैट्रिक पास है या सिंपल वो ग्रेजुएट है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उससे अगर आप टेस्ट लेंगे साइंस का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही। जिस बंदे की रिक्रूटमेंट, जिस टीचर को आपने रिक्रूट किया है ड्राइंग टीचर के तौर पे, जी, उसने तो मैट्रिक FA के बाद टेक्निकल ड्राइंग पढ़ी है, उसको तो जाविया बनाना आता है, उसको तो मतलब ड्राइंग बनानी आती है, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों के जवाब कैसे देने हैं? हाँ, नीड असेस पहले ये करें। नीड असेस करने की जरूरत इस बात की है कि किस लेवल पे किस टीचर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे अच्छा पैरामीटर ये है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए, हाँ, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के रिजल्ट्स आए, ठीक है, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे चले 20 साल के बाद ही सही एक बार उस पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से भी कहे ना कि वो हमें वो डाटा दे कि जिसकी बुनियाद पे हमें पता चल सके कि हमारा कौन कौन सा एरिया वीक है, कहाँ पे हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैट्रिक के जो रिजल्ट्स हैं, जी, उसका डाटा एनालाइज किया जा सकता है। वो उसमें टोटल नंबर्स भी होते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज नंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक। हर स्कूल का डाटा, हर स्कूल के नंबर अलग अलग आ रहे होते हैं। पता चल सकता है कि MCI स्कूल जो अलामा इकबाल रोड है, उसमें जो फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, ये जरूरत तो ये वाला अलग से टेस्ट लेके, और ऐसा टेस्ट जिसके लिए डिपार्टमेंट ने कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं किया, जिसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट ने पहले कन्वे नहीं किया, और वो टेस्ट अचानक जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। जाहिर है लोगों के खदशात हैं, टीचर्स के अपने खदशात हैं, टीचर्स यूनियन के खदशात नहीं है इतने, टीचर्स के अपने खदशात हैं। वो सोच रहे हैं कि ये टेस्ट लेके गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। हाँ, मतलब यकदम हम सुबह जागे हैं तो पता चला कि हमारी किसी चीज के पीछे कोई वजह हो, कोई एक सिलसिला हो, या फिर जैसे आपने कहा कि पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, कोई आप यहाँ तो प्रूफ दिखाएं कि भाई ये यहाँ पे कमियां हैं तो इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी तरह से मसलब साहब अगर हम देखें तो आउटसोर्सिंग के हवाले से ये सिलसिला क्योंकि बहुत पहले से चलता चला जा रहा है, ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का, बायकॉट टेस्ट का तो अभी से एकदम से वो सामने चीज आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का जो मसला है वो मुसलसल कई पिछले महीनों से चलता चला आ रहा है। तो अब इसका क्या हाल है? गवर्नमेंट इस पे क्यों तवज्जो नहीं कर रही है? आपका आने वाले दिनों में फिर क्या नया इनिशिएटिव कोई रहेगा, क्या करेंगे आप? देखिए जी, इसमें गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। सबसे पहली बात, तालीम की अहमियत को जांचना होगा, जानना होगा, और उस पे गवर्नमेंट को पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना होगा। पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ने से मेरा मकसद ये है कि जैसे ये TNA वाली बात है, अगर कहीं बैठ के इस पे डिस्कस कर लिया जाता, पहले इत्माद में ले लिया जाता, तो मेरा ख्याल है कि इतना प्रॉब्लम शायद ना होता। जिस अंदाज में मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम में टीचर्स को बुरा भला कहा, सख्त ज़बान इस्तेमाल की और इल्ज़ामात लगाए, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब रवैया नहीं है। ठीक है। और ये जो TNA, जैसे आप साहब ने इरशाद फरमाया कि ये एसोसिएशन या यूनियंस का इतना किरदार नहीं है इसमें, ये टीचर, वो उन धमकियों का किरदार भी है। अच्छा, वो टीचर्स ने समझा कि ये बंदा जो पहले इतना अच्छा प्यार से टीचर्स के साथ बात करते थे और बड़े आराम से ऐसे कंधे पे हाथ रख के टीचर को अपनाइयत का इजहार, और ये वो यकदम उसको क्या हो गया, और ये कहीं कोई हमारे खिलाफ ऐसा इंतहाई कदम इस टेस्ट की बुनियाद पे ना उठाने चले, मतलब इत्माद नहीं रहा तो लोगों ने कई एहतिजाजन टेस्ट नहीं दिया। अब इन्होंने ऑनलाइन कहा है कि जी अब ऑनलाइन दे दें, टेस्ट दें। मेरा नहीं ख्याल कि जो टीचर्स कम्युनिटी है वो ऑनलाइन पे भी जाएगी जब तक उनको एतमाद में नहीं दिया जाएगा, कोई रिटर्न फॉर्म, उसकी कोई फॉर्मेशन नहीं सामने आएगी उस वक्त तक। आउटसोर्स की बात, जैसे अब इन्होंने पहला फेज अभी किया है, इसके बाद सेकंड फेज और फिर थर्ड फेज भी आ रहा है। तो एक शदीद
तशवीश है टीचर्स कम्युनिटी में कि अच्छे भले स्कूल जिनको हमने मेहनत से सजाया है, बनाया है, उस पर अपना खून पसीना लगाया है टीचर्स ने और इन्वेस्टमेंट की है बड़ी जदोजहद के साथ उसको, उसकी बिल्डिंग को, और अपने घर से ज़्यादा हम उसकी हिफाजत करते हैं उस बिल्डिंग की और उस पर टाइम देते हैं जो हमारे अपने बच्चों का टाइम है वो हम स्कूल में देते हैं। मैं माजरत के साथ मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि वक्त तो छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के उस पर जानेंगे कि गवर्नमेंट के क्या करने वाले इकदाम है ताकि आउटसोर्सिंग के मसाइल को हल किया जा सके। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एंटन और किस तरह से गवर्नमेंट तमाम मसाइल को हल कर सकती है। आउटसोर्सिंग के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल की आउटसोर्सिंग का मसला क्योंकि बड़ा ही तशवीशनाक होता चला जा रहा है, तो इसमें मसलब साहब आप बता रहे थे कि अब गवर्नमेंट के करने वाले इकदाम क्या हैं, क्या उन्हें खामोशी तोड़नी चाहिए या उनकी खामोशी से भी और ये सिलसिला लंबा चलेगा? देखिए जी, हम तो ये समझते हैं कि ये एहतजाज तक नौबत ही नहीं जानी चाहिए थी जी। जैसे आप साहब ने फरमाया कि हम तो एहतजाज नहीं करना चाहते, हम तो अपना काम करना चाहते हैं। ये तो धकेल के ज़बरदस्ती पता नहीं किस एजेंडे के तहत हमें सड़कों पे ले आते हैं, हम तो कभी भी नहीं आना चाहते। हम अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इज्जत रिस्पेक्ट मुआशरे में बेहतर करना चाहते हैं और अपना रिज़्क जो है उसको हलाल करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन जब टीचर्स को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बात की कुछ वादे वईद पहले हुए थे, लीव एनकैशमेंट का मसला पैदा हो गया, पेंशन के मसले पैदा हो गए, जो 14,000 AEOs SSCs हैं उनको रेगुलर नहीं किया गया अभी तक, वो एक टेंशन है। वो उसको उस पर तालीम के सिपाही कह तो रहे हैं कि जी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब तक उस पर अमली तौर पे कुछ नहीं होगा बातों से तो ज़ाहिर है दुनिया मुतमईन नहीं होती। तो फिर ये है कि नई भर्ती नहीं की जा रही जी, बर्डन टीचर्स पे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है और अल्टीमेटली इससे टीचर्स की कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इसी बुनियाद पे जब कारकर्दगी मुतासर होगी तो म्यार भी गिरेगा। जब म्यार गिरेगा तो फिर कहेंगे जी म्यार गिर गया है जी, जैसे मिनिस्टर साहब ने इरशाद फरमाया उस दिन वीडियो पैगाम में कि जी ये हो गया वो हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये रवैया ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को टेबल पे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और जो जायज़ बात है उसको माने। नजायज तो हमारी है नहीं कोई भी, हम ये समझते हैं कि नजायज हम कौन सा कह रहे हैं कि जी हमें कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके कोई पैकेज दे दें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जब हम भर्ती हुए थे जो पैकेज उस वक्त सोच के हम ये गवर्नमेंट के साथ जो हमारा उस वक्त था सारा सिस्टम चल रहा उसको कंटिन्यू करें। टेबल पे बैठ के इन मसाइल का हल होना जरूरी है ताकि तालीम का मजीद हर्ज ना हो। महिउद्दीन साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत के लिए अब आपका क्या पैगाम है कि किस तरह से मसले को हल किया जा सकता है? देखिए मेरी तो तजवीज़ ये है गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कि ये जो TNA जी जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, ये जो लफ्ज़ है ना TNA, ये प्राइवेट फर्म में बड़ा बदनाम लफ्ज़ है। अच्छा। जब किसी फर्म ने डाउन साइजिंग करनी होती है ना, हाँ जी, तो वो TNA का वर्ड यूज होता है, वहाँ पे उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। इसलिए एक तो ये टर्म ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इनको लेना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक। और TNA का टर्म इस्तेमाल करके साथ जो उसके ऊपर शुगर लगाई गई, शुगर कोटेड किया गया उसको, वो ये है कि जी हम इसकी बुनियाद पे टीचर्स को इनामात देंगे, टीचर्स को सर्टिफिकेट्स देंगे, टीचर्स को बैरून मुल्क ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। अच्छा। ये इस तरह की जो अगर ये बात सच्ची है, देखिए हम नहीं समझते कि ये हमारे मिनिस्टर साहब झूठ भी बोल सकते हैं। अगर ये बात सही है, सच्ची है, इसके पीछे वाकई प्लान ये है, तो उसका बेहतरीन रास्ता फिर ये है कि आप एक अखबार में इश्तिहार दें, आप एक नोटिफिकेशन करें, लेटर जारी हो डिपार्टमेंट को पूरे पंजाब के लिए कि जी हम फलां फलां मुल्क में ट्रेनिंग फलां फलां लेवल की कराना चाहते हैं और जो लोग आप लोग इसमें अप्लाई करें, टीचर अप्लाई करें उसमें, और उसका हम एक टेस्ट लेंगे। बिल्कुल सही। जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको हम बाहर भेजेंगे। हाँ। लोग हंसी खुशी लोग दरखास्तें देंगे, हाँ। लाइनों में लगेंगे, लोग बाहर जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कराने के लिए इनके पीछे भागे फिरेंगे, बजाय इसके कि ये रास्ता अपनाएं। इन्होंने दूसरा जो रास्ता अपनाया है, मैं समझता हूं
कि स्टेक होल्डर के साथ बैठा जाए, जी बैठ के बातचीत की जाए। हर मसले का हल टेबल पे निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही हर मसले का हल। जी और अगर आज भी मिनिस्टर साहब जो गुस्से में है वो अपना गुस्सा साइड पे रख के असातिज़ा के साथ बैठे, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। देखिए उनको वो जो स्कूल एजुकेशन की, प्राइमरी स्कूलों की, राजनपुर, मियाँवाली, भक्कर, इन एरियाज के स्कूलों की प्लानिंग और इनकी मनसूबाबंदी के लिए लम्स के, बीकन हाउस के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ करेंगे तो फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे जो आज आ रहे हैं। ये जो हम गरीब लोग हैं, जो हम वहां पे पढ़ा रहे हैं, धूप में जाते हैं, गर्मी में रहते हैं, बिजली नहीं होती, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे वहां पहुंचते हैं, हम बता सकते हैं कि वहां किस चीज की जरूरत है, वहां टीचर किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टीचर आज भी डेडिकेटेड है, मैं बिल्कुल गारंटी से ये बात कह रहा हूं। मेरे साथ जिस मर्जी लेवल पे, अवामी लेवल पे मुनाजरा करें, टीचर डेडिकेटेड है, टीचर डिलीवर करना चाह रहा है, टीचर समझता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात भी, कि टीचर समझता है कि हम हाईली पेड है, हमारी तनख्वाहें अच्छी हैं, हाँ। और हमें उन तनख्वाहों के एवज इस मिट्टी को, इस सरजमीन का कर्ज जो है वो अदा करना चाहिए। हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करे। हमें पूरे डिपार्टमेंट को मिनिस्टर साहब ओन करें कि ये मेरा डिपार्टमेंट है। बाहर से मशवरे लेने से, घर में अगर कोई खराबी पैदा हो गई है तो सबसे पहला मशवरा तो घर में होगा, घर में होना चाहिए कि इसका हल क्या निकलेगा। अगर घर में खराबी पैदा हुई है और मशवरा एसएचओ से किया जा रहा है तो फिर तो बात मैं नहीं समझता हूँ कि मसले का हल नहीं, मामला खराब होंगे। हाँ, फिर यही मामला खराब होंगे। और ये सिर्फ हम अगर एजुकेशन सेक्टर से हट के बाकी सेक्टर्स की भी बात करें तो हर किसी का मेन कंसर्न यही होता है कि जो मसाइल जिन लोगों को दरपेश है उन्हीं से अगर उन मसाइल के हवाले से बात की जाए तो ही बेहतर रहता है। वो बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। जिसको बुखार है वही बता सकता है कि उसको क्या क्या मसले हैं, उसका सर दुख रहा है, उसका जिस्म दर्द हो रहा है या क्या मसला हो रहा है, वो साथ में उसकी अम्मा अब्बा तो कोई भी नहीं बता सकते। इसी तरह से वालिदैन का क्या स्पेस है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वालिदैन आपको इसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आउटसोर्स किए जा रहे हैं स्कूल, बहुत सारे स्कूलों में तो वालिदैन ने आके एनजीओ को उसमें स्कूल में घुसने नहीं दिया। अच्छा। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे, आज तो आप कहेंगे कि जी हम फ्री पढ़ा रहे हैं, कल गवर्नमेंट आपको पैसे देना बंद कर देगी तो फिर हमारे बच्चे किधर जाएंगे। और उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग, जाहिर है कुछ लोगों ने वो बिल्डिंग के लिए जगह जो थी वो खुद दी हुई है, उस बिल्डिंग को बनाने में किरदार अदा किया हुआ है। वो नहीं चाहते कि ये जो स्कूल है, ये बिल्डिंग है, ये जगह जो है ना किसी और को इस तरह दे दी जाए। और गवर्नमेंट कल फिर वो इंडिया वाला एक वो मॉडल भी लोगों के सामने है कि कल ये कहेंगे जी गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती। महंगाई से रेलिवेंट इतने ज्यादा प्रॉब्लम बन गए कि हर किसी की पहुंच में तालीम नहीं है, और तालीम अगर कहीं आसान और मुफ्त मिल रही है तो पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि बच्चों के लिए वो तालीमी सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि ये तमाम मामला जो है वो आसान अंदाज से हल हो सके। थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जितने देखने वाले, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।